फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। फ्लावर के 4 वर्ल्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये एसेंशियल वर्ल्स होते हैं और कैलिक्स एंड करोला जो है वो एसेसरी वर्ल्स होते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंप्लीट प्रोसेस जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड की जा सकती है: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो अब इन प्रक्रिया को पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट वर्ल्ड दैट इज़ एंड्रोशियम के बारे में चर्चा करनी होगी। और एंड्रोशियम के बारे में चर्चा करते समय एंड्रोशियम इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर एंड इसके मेंबर को हम बोलते हैं स्टैमेन। और स्टैमेन के 2 महत्वपूर्ण पार्ट, जिसे किडनी शेप एंथर जो कि फर्टाइल पार्ट होता है, और स्टॉक ऑफ द एंथर इज़ नथिंग बट फिलामेंट। सो फिलामेंट जो है वो स्टेराइल पार्ट होता है, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रैक्टिकली कोई एप्लीकेशन उसका नहीं है। सो एंथर के बारे में अब चर्चा करनी होगी। एंथर का स्ट्रक्चर हम पहले समझ लेते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रही है ये एंथर का टीएस है, और जो ऊपर में आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है उसमें आपको कुछ ऑरेंज कलर के एंथर्स दिखाई दे रहे हैं। एंथर्स के शेप अलग अलग हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन शेप इज़ किडनी शेप। और नेचर में 2 प्रकार के एंथर पाए जाते हैं, जिसमें 2 लोब होते हैं और 1 लोब हो सकता है। अब सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि जब कोई भी एंथर जो है वो मैच्योर होने से पहले इमैच्योर अवस्था में कैसा दिखाई देता है, या हमें उसको कैसे समझेंगे, कैसा पहचानेंगे, कैसा आइडेंटिफाई करेंगे। So an immature stage of anther is represented by group of parenchymatous tissue which is surrounded by single layer epidermis। parenchymatous tissue का एक ग्रुप, सिंपली parenchymatous tissue का एक ग्रुप जो कि सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस से सराउंडेड होता है, इस अवस्था को इमैच्योर अवस्था बोली जा सकती है या अपरिपक्व अवस्था बोली जा सकती है। इमैच्योर स्टेज ऑफ एंथर बोला जा सकता है। एंथर नेचर में 2 प्रकार के पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ लोब्स। सो एंथर में अगर 2 लोब होते हैं तो उसे डाइथिकस एंथर बोला जाता है, और एक लोब में, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं ज़रा आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा। जो डायग्राम आप देख पा रहे हो इसमें एंथर के 2 पार्ट मैंने अभी कर दिए हैं। एंथर का ये टीएस था, एंथर के 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं। इस साइड में आपको, ये साइड में आपको 1 लोब दिखाई देगा और इस साइड में आपको दूसरा लोब दिखाई दे रहा है, और हर लोब में आपको दिखाई दे रहा है एक और ये दूसरा, ऐसे 2 चेम्बर, दैट इज़ पोलन चेम्बर, और ये आपको इस साइड में भी 2 पोलन चेम्बर दिखाई दे रहे हैं। सो ये जो एंथर अभी हम लोगों ने देखा ये एक डाइथिकस एंथर है जिसमें 4 पोलन चेम्बर होते हैं, इसलिए उसे टेट्रास्पोरेंजिएट बोला जाता है। कभी कभी एंथर एक सिंगल लोब से भी बना होता है जो कि मोनोथिकस होता है, और उसमें 2 ही पोलन सैक्स होती है। सो डाइथिकस एंथर 4 पोलन सैक्स आर प्रेजेंट, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट। एंड डाइस्पोरेंजियस और बाइस्पोरेंजिएट उसे बोलते हैं जिसमें एक सिंगल लोब प्रेजेंट होता है। मोनो
थिकस जिसको हम बोलेंगे। अब बात करते हैं हेटेरोजेनेसिटी अराइजेज व्हेन सम हाइपोडर्मल सेल्स गेट ट्रांसफॉर्म इनटू आर्किस्पोरियल सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये मैच्योरिटी की तरफ कैसे बढ़ता है। एक एंथर, इमैच्योर एंथर जो कि सिंपली पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो कि सराउंडेड है एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस से, इस पूरे स्ट्रक्चर में अब पोलन ग्रेन्स कैसे तैयार होंगे, ये कैसे मैच्योर होगा। ये जो एपिडर्मिस होती है, इस एपिडर्मिस के अंदर, मतलब इस एपिडर्मिस नाम के इस लेयर के अंदर जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, इन्हीं टिश्यू में से एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाली सेल्स, दैट इज हाइपोडर्मल सेल्स, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर्किस्पोरियल सेल्स। वो हाइपोडर्मल सेल जो है वो कन्वर्ट होती है, रूपांतरित होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, उस सेल को बोला जाता है आर्किस्पोरियल सेल्स। और वो जो आर्किस्पोरियल सेल्स है, वो आर्किस्पोरियल सेल्स फिर डिवाइड होती है। वो आर्किस्पोरियल सेल्स जब डिवाइड होगी तो उसमें इस प्रकार से एक सेल से 2 सेल तैयार हो जाएगी, और उसमें की जो ये इनर सेल है, उस इनर सेल को स्पोरोजिनस सेल बोला जाएगा। इस इनर सेल को स्पोरोजिनस सेल बोला जाएगा, और आउटर सेल जो होगी, उस आउटर सेल को प्राइमरी पैराइटल सेल बोला जाएगा। इस पॉइंट को आप प्रॉपरली ध्यान में रखना है आपको, कि जो आर्किस्पोरियल सेल थी, एक सिंगल सेल आर्किस्पोरियल सेल थी, उस सेल का डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, और एक सेल से 2 सेल तैयार हुई। उसमें की जो बाहरी साइड में, आउटर साइड में सेल है, उसको पैराइटल सेल बोला गया, प्राइमरी पैराइटल सेल बोला गया। और जो सेल इनर साइड में है उसको स्पोरोजिनस सेल, दैट इज इनर स्पोरोजिनस सेल, ऐसा बोला जाएगा। देन अब ये जो स्पोरोजिनस सेल है, ये जो स्पोरोजिनस सेल है, इस स्पोरोजिनस सेल का क्या होगा? तो ये स्पोरोजिनस सेल जो है, स्पोरोजिनस टिश्यू, आगे चलकर इसमें बहुत सारे सक्सेसिव कॉन्सिक्यूटिव माइटोसिस होंगे और स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म होगा। Each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। और वो हर एक स्पोरोजिनस सेल, ये हर एक स्पोरोजिनस सेल, that is each cell of the sporogenous tissue is capable, वो क्षमता रखती है क्या तैयार करने की? पोलन ग्रेन्स तैयार करने की, माइक्रोस्पोर्स तैयार करने की। माइक्रोस्पोर, स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल माइक्रोस्पोर बना सकती है, पोलन ग्रेन्स बना सकती है। ये हुआ स्पोरोजिनस सेल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं आउटर पैराइटल सेल के बारे में। आउटर पैराइटल सेल के बारे में, जो पैराइटल सेल है उसमें डिवीजन होता है और उससे एंथर वॉल बन जाती है। उससे क्या बन जाता है? एंथर वॉल बन जाती है। अब ये एंथर वॉल जो होती है, इसमें 4 लेयर्स होती है। एंथर वॉल में 4 लेयर होती है। एक मैच्योर एंथर को अगर हम लोग देखें, एक मैच्योर एंथर को हम लोग अगर देखें, यहाँ पे आपको इस डायग्राम में एंथर वॉल दिखाई गई है। डायग्राम को हम बड़ा भी देख सकते हैं। एंथर वॉल में 4 लेयर्स होती है। उसमें की सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस, दूसरी लेयर है एंडोथेसियम, तीसरी लेयर जो है वो है मिडल लेयर, और 4th एंड इनर मोस्ट लेयर इज टैपेटम। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि पहली लेयर जो है वो है एपिडर्मिस,
दूसरी जो है एंडोथेसियम, तीसरी जो है मिडल लेयर और फोर्थ वन इज टैपेटम। अब ये जो एंडोथेसियम है ये एक सिंगल सेल से बनी हुई लेयर है। दिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ ट्यूबुलर फ्लैटेंड सेल्स। ट्यूबुलर और फ्लैट शेप की ये सेल्स होती है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, आउटर मोस्ट कवरिंग करती है सेल एंथर के वॉल की सबसे बाहरी लेयर ये होती है। बीनीथ दैट एपिडर्मिस, बिल्कुल जस्ट अंडर टू द एपिडर्मिस, देयर इज अगेन ए सब एपिडर्मल लेयर which is made up of radially elongated cells. Radially elongated cells से बनी हुई एक लेयर होती है जिसको एंडोथेशियम बोला जाता है। और इस सेल की वॉल जो है स्पेशलाइज्ड होती है, जो कि फाइब्रस थिकनिंग उसमें प्रेजेंट होती है। फाइब्रस थिकनिंग इसकी विशेषता है। एंडोथेसियम नाम की ये जो लेयर है ये सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है ड्यूरिंग द डेहिसन्स ऑफ द मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर का जब डेहिसन्स होता है, ये पोलन सैक बर्स्ट होते हैं, पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है एंडोथेसियम का, क्योंकि एंडोथेसियम की जो सेल्स है ये सेल्स हाइग्रोस्कोपिक होती है। इमीडिएटली वाटर वेपर्स और द कंटेंट ऑफ द वाटर absorbed by these cells. Inner to the endothecium there is a middle layer. Inner to the endothecium middle layer होगी, और ये मिडल लेयर जो है ये लगभग 1 से 2 लेयर की बनी होती है, सेल्स से बनी होती है। सेल के 1 से 2 लेयर से बनी होती है जिनके वॉल्स थीन होते हैं। सेल्स पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं विच मे डिसइंटीग्रेट इन मैच्योर एंथर। जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाएगा, जैसे ही एंथर और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है। जैसे जैसे एंथर डेहिसन्स की तरफ बढ़ता है, which may disintegrate in mature anther. The last but not least, the layer of the anther wall is tapetum. Tapetum is the innermost nutritive layer of anther wall. Anther wall की सबसे innermost layer जो है वो है tapetum. It is again a single layer made up of the cells, and these cells are very nutritive, which provides the nutrition to the sporogenous tissue, nothing but a microspore mother cells. जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और स्पोरोजेनस टिश्यू मैच्योर होने लगते हैं, माइक्रोस्पोर से डेवलप होने लगते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। सो ये टैपेटम ही है जो इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है।